हेलो स्टूडेंट्स, तो ये हम लोग का संबंध फलन का तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग आज सीखेंगे फलन के बारे में। ठीक है, संबंध के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जानेंगे कि फलन क्या होता है और उससे संबंधित प्रश्नावली को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं फलन क्या होता है। ठीक है ना, तो एक समुच्चय A को समुच्चय B का संबंध f फलन कहलाता है। मतलब कि एक समुच्चय A से B में कोई संबंध होगा तो उस संबंध को हम लोग फलन तब कहेंगे यदि समुच्चय A के प्रत्येक अवयव का समुच्चय B में एक और केवल एक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यदि f A से B का एक फलन है, ठीक है, मान लेते हैं कि f जो है A से B का एक फलन है तथा f A B एलिमेंट है f का, तो f A बराबर क्या मिलेगा हमें b, जहाँ b को हम लोग f के अंतर्गत a का प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है, तो जो b है वो a का प्रतिबिंब कहलाएगा और a को b का पूर्व प्रतिबिंब कहेंगे। b को क्या कहेंगे? a का पूर्व प्रतिबिंब कहेंगे। हम लोग किसी फलन को इस तरह से डिनोट करते हैं। तो जैसा कि सब कुछ इस परिभाषा में ही छिपा हुआ है, आप देखेंगे यहाँ कहा गया है कोई फलन तब होता है यदि समुच्चय A के प्रत्येक अवयव का समुच्चय B में एक और केवल एक प्रतिबिंब जो है मिले। तो ये जो यहाँ से दिया गया है आप लोग इस पे ध्यान देंगे तो इसी से आप फलन को पूरी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। साफ साफ कहा गया कि यदि समुच्चय A के प्रत्येक अवयव का, मतलब A का कोई भी अवयव ऐसा ना हो कि जिसका B में प्रतिबिंब ना मिले। एक प्रत्येक अवयव का एक और केवल एक प्रतिबिंब मिलना चाहिए, लेकिन सिर्फ कितना? एक प्रतिबिंब मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल से कि क्या कौन सा फलन होगा और कौन सा नहीं होगा। जैसे हमने यहाँ पे लिया A B, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं A B और C, यहाँ 1 2 3 4 भी लेते हैं, फिर इसका संबंध बना देते हैं इस तरीके से। अब मान लो इस तरीके से कोई संबंध हमें दिया गया है, तो ये फलन है या नहीं है, इस चीज़ को पता करने के लिए हम लोग ये देखेंगे कि क्या A के प्रत्येक अवयव का B में प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है या नहीं। तो देख पा रहे हैं A के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब जो है B में है और केवल एक प्रतिबिंब है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? एक फलन हो जाएगा। और हम लोग जो दूसरी बात यहाँ समझ रहे थे, किसको हम लोग प्रतिबिंब कहेंगे, किसको पूर्व प्रतिबिंब कहेंगे, तो यहाँ उदाहरण में समझ लेते हैं। जैसे ये A वाला एलिमेंट है और ये B का है, तो यहाँ पर जैसे हम कह दें कि A का प्रतिबिंब क्या होगा, तो 1 होगा, B का क्या होगा प्रतिबिंब 2 है, C का क्या है 3 है। अगर हम लोग 3 के संबंध में कहें तो 3 का पूर्व प्रतिबिंब C होगा, मतलब इधर जो होगा वो पूर्व प्रतिबिंब कहलाएगा और ये कहलाएगा प्रतिबिंब। तो C का प्रतिबिंब 3 है और 3 का पूर्व प्रतिबिंब क्या है? C है, इस तरीके से। ठीक है, अब ये फलन हो गया हम लोग का। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर A B C ले लिए और 1 2 3। अब देखो यहाँ पर एक रिलेशन बनाए, ठीक इस तरीके से। अब देखो ये A है और ये B है, ये फलन है या नहीं है इसके बारे में हम लोग को देखना है। तो ये फलन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर A का 2 प्रतिबिंब मिल रहा है। A के कितने प्रतिबिंब मिल रहे हैं? 2, 1 मिल रहा है और 2 मिल रहा है, इसके वजह से नहीं है ये। यहाँ B का देखो एक ही प्रतिबिंब है 3 और C का भी क्या है 3 है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इन दोनों के प्रतिबिंब एक ही हैं, लेकिन एक का प्रतिबिंब एक ही नहीं होना चाहिए। जैसे A का 2 प्रतिबिंब हमें यहाँ मिल रहा है 1 और 2, तो ये नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये फलन नहीं है। अच्छा, कोई फलन होगा तो उसके ऊपर इस तरीके से हम लोग F बना देते हैं, अगर नहीं है तो नहीं बनाएंगे। ठीक, तो ये फलन नहीं है, फलन नहीं है क्योंकि यहाँ पर A के 2 प्रतिबिंब मिल रहे हैं 1 और 2, इसलिए फलन नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि A है, ये B है, यहाँ 2
3 4 ले लिए और यहाँ a और b। तो यहाँ देखो ये फलन है या नहीं है, तो ये भी फलन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर a के प्रत्येक अवयव का हमें प्रतिबिंब नहीं मिल पा रहा है। जैसे कि 4 है तो 4 का हमें यहाँ कोई प्रतिबिंब नहीं मिल रहा है, तो इसलिए ये एक फलन नहीं है, ये भी फलन नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए और एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे प्रश्नावली में। ठीक है, ये प्रश्नों को हल करेंगे तो उसके साथ साथ हम लोग समझते चलेंगे क्या होता है फलन। तो आप इसको नोट कर लीजिए और हम लोग प्रश्नावली के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित संबंधों में कौन से फलन हैं, कारण का उल्लेख कीजिए। कि हमें यह भी बताना है कि ये क्यों फलन है। यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर निर्धारित कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं, यहाँ 2 का सिर्फ एक प्रतिबिंब मिला है, 1, 5 का भी एक प्रतिबिंब है, 8 का भी एक, 11 का भी एक और 14 का भी एक और 17 का भी एक ही है। मतलब सबका प्रतिबिंब क्या है? एक ही है। तो ये एक फलन होगा। अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे तो मैं आलेख विधि से बताता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर दिया है 2, 5, 8, 11, 14, 17 और यहाँ सिर्फ क्या दिया है? तो यहाँ 2 का प्रतिबिंब क्या है? 1 है। 5 का क्या है? 8 का भी एक ही है, 11 का एक, 14 का एक और 17 का भी एक। तो ये एक फलन होगा, ये एक फलन है। क्योंकि सबका सिर्फ कितना प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है? एक ही प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। ठीक है, किसी का 2 प्रतिबिंब नहीं मिला। जैसे 2 का क्या है? 1 है, 5 का भी एक ही है, हाँ सबका एक ही है। तो इसका मतलब इसमें कोई भी ऐसा नहीं जिसका 2 प्रतिबिंब मिले, तो ये एक फलन है। तो यहाँ लिख देंगे, चूँकि सभी अवयवों का केवल और केवल एक ही प्रतिबिंब एक है, अतः यह फलन है। ठीक है, उसके साथ हमसे कहा है परिसर बताइए। तो इसका परिसर क्या हो जाएगा? 1 होगा। क्या होगा? 1। आई बात समझ में? नोट कर लीजिए इसको और अगला प्रश्न देखते हैं इसका। दूसरा देखते हैं, कहा गया है इसमें भी वही करना है, हम लोग को चेक करना है कि ये फलन है या फिर नहीं है। देखो, पहले यहाँ एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 2 का 1 है, फिर 2, 4 का 2, 6 का 3, 8 का 4, 10 का 5। हाँ, ये तो इस तरह से देखा जाए तो ये भी क्या है? एक फलन है। क्यों है? क्योंकि ए के सभी अवयवों का बी में केवल और केवल एक ही प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो यह एक फलन है क्योंकि सभी अवयवों का केवल एक प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। ठीक है, और बात करें परिसर की, तो परिसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखेंगे तीसरे प्रश्न में, तो 1 दिया गया है और 2 दिया गया है पहले में, और दूसरे में 3 है, 5 है। तो यहाँ देखो, 1 का एक प्रतिबिंब मिल गया 3 और 1 का मिल गया 5 और 2 का 5 हो गया। तो यहाँ पर यह एक फलन नहीं है। ठीक है,
क्यों नहीं है? क्योंकि ए के दो प्रतिबिंब मिल रहे हैं, 3 और 5। क्योंकि अवयव एक के दो प्रतिबिंब 3 व 5 हैं, 3 व 5 है। तो अगर यह एक फलन नहीं है तो हमें इसका परिसर बताने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो नोट कर लीजिए इसको और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरे प्रश्न में कहा गया कि निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है f(x) बराबर माइनस मॉड x, ठीक है। तो मॉड x दिया गया है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि f(x) बराबर जो मॉड x है उसको हम लोग एक्सप्लेन करें तो ये कहेंगे कि x हमें प्राप्त होगा यदि जो x है वो ग्रेटर होगा 0 से। हमें यहाँ से मॉड x से x तब मिलेगा जब x बड़ा होगा 0 से, और माइनस x मिलेगा यदि x इज़ लेस देन 0 होगा। मतलब अगर x 0 से छोटा है तो हमें माइनस x प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अगर मॉड नहीं होता तो मॉड होने की वजह से हमें दोनों पॉजिटिव मिल रहा है। तो अगर देखा जाए कि यहाँ पे हम लोग x के प्लेस पे कौन सी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, तो देखा जाए सभी वास्तविक संख्याओं को हम लोग यहाँ पर पुट कर सकते हैं, ठीक है। सभी के लिए हल हो जाएगा। तो इसका प्रांत हो जाएगा, हम लोग का प्रांत बराबर हो जाएगा r, ठीक है। क्योंकि यहाँ x के प्लेस पे हम सभी r मतलब वास्तविक संख्याओं को रख सकते हैं। अगर परिसर की बात करें तो यहाँ पे हम लोग जो वैल्यू पुट करेंगे वो r होगी। तो मॉड x की वैल्यू आएगी धनात्मक, ठीक है ना। मॉड x की वैल्यू क्या आएगी? धनात्मक आएगी, लेकिन सामने लगा हुआ है माइनस, तो धनात्मक तो आएगा ही, माइनस होने की वजह से पूरा मान हो जाएगा ऋणात्मक। तो सभी ऋणात्मक वास्तविक संख्या, ठीक है। सभी ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं हो जाएंगी इसका परिसर, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में दिया गया f(x) बराबर √9 माइनस x²। तो रूट के अंतर्गत अगर कोई फलन दिया गया है इस तरीके से, तो यहाँ ध्यान ये देना होता है कि जो ये 9 माइनस x² है ये कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा। क्योंकि कोई भी फंक्शन अगर 0 से छोटा हो जाएगा रूट के अंदर तो वास्तविक फलन नहीं रह जाएगा वो, ठीक है ना। तब वो एक काल्पनिक फलन बन जाएगा। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि 9 माइनस x² जो है या तो 0 हो सकता है या फिर इससे बड़ा हो सकता है। तो यहाँ से अगर इसको इधर भेजें तो 9 जो है ग्रेटर या इक्वल आएगा x² के। तो यहाँ से अगर वैल्यू निकाली जाएगी इसकी तो +-3 मिलेगा x की वैल्यू। मतलब जो x होगा वो -3 से बड़ा होगा और छोटा होगा या बराबर होगा 3 के, ठीक है। तो अगर हम लोग प्रांत की बात करें, इसका प्रांत क्या होगा, तो यही हो जाएगा इसका प्रांत, ठीक है। प्रांत क्या हो जाएगा इसका? -3 से लेकर 3 तक, ठीक है। हम लोग यहाँ कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग 3 से बड़ी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो जैसे मान लो 4 पुट करिए, 4 चौक 16 जाएगा तो ये माइनस का आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग 3 नहीं रख सकते, 3 से बड़ी वैल्यू यहाँ नहीं पुट कर सकते हैं। अगर परिसर की बात करें तो हमें इन वैल्यूज़ को रखने पर मिलेगा क्या? -3 पुट करेंगे तो मिल जाएगा 0, तो 0 हो जाएगा। और -3 1 पुट करेंगे उसके बाद, या -1 -2 तो 3 से छोटा ही मिलेगा। और ऐसे पुट करते हुए जाएंगे 3 तक, ठीक है। तो जो सबसे यहाँ पे वैल्यू होगी जिसके लिए सबसे बड़ा मान मिले परिसर में, तो होगा हम लोग का 0 पुट करेंगे जब यहाँ पे तो सिर्फ बचेगा √9 और जिसकी वैल्यू होती है 3, ठीक। तो परिसर हो जाएगा 0 से 3 तक, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। तो तीसरे प्रश्न में दिया गया है कि एक फलन f(x) बराबर 2x - 5 द्वारा परिभाषित है, निम्नलिखित के मान लिखिए। तो हमें 3 प्रश्न दिए गए हैं इसमें। f0 फाइंड करना है, f -7 और f
-3। तो इसको ज्ञात करने के लिए देखो यहाँ पे दिया है f(x) और यहाँ x के प्लेस पे क्या है 0 है, तो हमें यहीं पर इसी फलन में जहाँ x है वहाँ पे 0 रख देना है। तो क्या आ जाएगा यहाँ -5। यहाँ -7 पुट कर देंगे, 2 इंटू -7 -5, तो इस 7 दूनी 14 हो जाएगा और -5 तो हो जाएगा -19। और यहाँ पे फिर अगर हम लोग -3 पुट कर देते हैं तो 2 इंटू -3 और -5, तो ये 6 हो जाएगा और ये -5 कितना हो जाएगा 6 5 11। तो इस तरीके से ये भी हो गया, नोट कर लीजिए आप। और अगला देखते हैं क्वेश्चन। फलन T सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में प्रतिचित्रण करता है। जो TC बराबर दिया है 9C/5 + 32 द्वारा परिभाषित है। तो निम्नलिखित को ज्ञात करना है, ठीक है। T0 फाइंड करना है, तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, जहाँ C है वहाँ पे 0 रख देंगे। तो 9 × 0/5 और प्लस 32, तो ये 0 हो जाएगा पूरा, पहले का आंसर हो जाएगा 32। T28 पता करना है, तो 9 × 28/5 प्लस 32 हो जाएगा। इसको हल करोगे तो 9 8 72, 9 दूनी 18 और 7 कितना हो जाएगा 25/5 प्लस 32। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 और 5 दूनी 10, 5 × 15 और 1 16 और प्लस 252, दोनों को जोड़ लेंगे तो यहाँ 2 मिलेगा। 6 5 11, 3 और 1 4/5 इतना हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको और भी सॉल्व किया गया तो डिवाइड कर देना। अगला देखते हैं, -10 पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो 9 इंटू -10/5 प्लस 32, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो 9 × -2 और प्लस 32, तो 9 दूनी 18 हो गया और प्लस 32 हो गया, ठीक है। घटा देंगे इसमें से 18, तो कितना बचेगा 14 बचेगा, ठीक है। अब कहा 4th क्वेश्चन में कि C का मान जब TC बराबर 212, मतलब इसके प्लेस पे हमें रखना है 212 और हल करके C का मान निकालना है। तो देखो 212 रख दिया हमने इसके प्लेस पे, और 9C/5 प्लस 32, इसको इधर भेज दो, घट जाएगा। 212 - 32 बराबर 9C/5, घटा लो इसको, तो 0, 11 में से 3 घटाएं कितना बचेगा 8 और 9C/5 आ रहा है कि नहीं, इसमें ये नहीं आया है, देखो यहाँ देख लो, ये आएगा हम लोग का 180 बराबर 9C/5, ठीक, ये आ जाएगा। घटाने पर काट देंगे इसको, 9 दूनी 18, तो C बराबर कितना हो जाएगा 100, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन हो गया, आप लोग नोट कर लीजिए। तो 5th क्वेश्चन में दिया गया निम्नलिखित में से प्रत्येक फलन का परिसर ज्ञात कीजिए, ठीक है। दिया है हम लोग को कि f(x) बराबर है 2 - 3x के। तो f(x) का अधिकतम मान कब होगा हम लोग का, जब 2 - 3x का अधिकतम मान 2 हो। और ये 2 हमें तब प्राप्त होगा जब हम लोग x बराबर क्या लेंगे 0 लेंगे। अगर x बराबर 0 ले लेते हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। तो कहने का मतलब जो इसका इस फलन का अधिकतम मान प्राप्त होगा वो मिलेगा 2, लेकिन 0 तो हमें लेना नहीं है, 0 से बड़ी संख्या लेनी है। तो 0 के जो पहले संख्याएं आएंगी
उनको लेंगे। यहाँ छोटे ब्रैकेट से मतलब ये होता है कि हमें 2 को नहीं लेना है, उसके पहले जो वास्तविक संख्याएं आई होंगी उनको लेना है। और कहाँ तक, जितने भी माइनस में जाएंगे मतलब इनफाइनाइट तक हमें ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका परिसर। ठीक है, मतलब 2 माइनस इनफाइनाइट से लेके 2 तक हमें इसकी वैल्यू प्राप्त होगी, तो यही हो जाएगा इसका परिसर। नोट कर लो इसको। दूसरा देखते हैं, आया समझ में कि नहीं? मतलब जो मान मिलता है वही उसका परिसर कहलाता है। 2 हो जाएगा तो अधिकतम मान 2 हो गया। और माइनस में तो कहीं तक भी आ सकता है, क्योंकि x तो 0 से बड़ा है ना, और हमें 0 से बड़ा रखना है, मतलब 1 रखेंगे तो -1 आएगा, 2 रखेंगे तो -2 का 2 घट -3 आएगा, मतलब माइनस में ही मिलता जाएगा सारा। ठीक है ना। तो दूसरे में दिया गया f(x) बराबर x² + 2। x एक वास्तविक फलन है, तो इसमें कहा गया है परिसर ज्ञात कीजिए। तो x² + 2 दिया गया है और ये एक वास्तविक फलन है। तो अगर हम लोग ये देखें इसका न्यूनतम मान क्या मिलेगा, x² + 2 के न्यूनतम मान के लिए हमें x बराबर 0 रखना पड़ेगा। तो अगर 0 रखेंगे तो न्यूनतम मान मिलेगा हमें 2, और उससे बड़े संख्या कोई रखोगे तो 2 से बड़ा ही आएगा, और ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। तो ये हो जाएगा इसका परिसर। ठीक है, तीसरे प्रश्न को भी देख लेते हैं। दिया गया है इसमें कि f(x) बराबर x एक वास्तविक संख्या है। f(x) बराबर x एक वास्तविक संख्या है। तो यहाँ पर x एक वास्तविक संख्या है, तो अगर x के स्थान पे हम लोग एक वास्तविक संख्या रखेंगे तो जो इसका प्रांत है वो परिसर के बराबर मिलेगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। ठीक है ना। प्रांत तथा परिसर बराबर हैं, इसलिए इसका परिसर एक वास्तविक संख्या होगा। ठीक है, वास्तविक संख्या होगा। आई बात समझ में? तो इस तरह से हम लोग का 2.3 भी समाप्त हो गया। आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम लोग अगले वीडियो में विविध प्रश्नावली के प्रश्नों को देखेंगे।